You can start. Yeah. Yeah. Thank you very much, Sanjeevani Biotech Foundation, Bihar, for inviting me today for this session on organic farming, its scope and opportunities. आप जितने आज हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के तहत, उन सभी को हमारा वेस्ट बंगाल हमारे फार्मर फ्रेटर्निटी की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार पांडे। आई एम वर्किंग इन कोफार्म सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग इधर काम कर रहे हैं नॉर्थ बंगाल में, बिहार और अपना झारखंड की तरफ, पूरा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक की तरफ जोड़ा जा सके। तो उसी के विषय को लेके आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। इस विषय को लेके आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ अच्छे तथ्यों को रख पाऊंगा। तो जो आज स्थिति है आज हिंदुस्तान की, आज कृषि में, आप लोग सभी जान रहे हैं, आज सबसे हॉट टॉपिक है एग्रीकल्चर। आज के डेट में आज सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है पूरे हिंदुस्तान की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज कृषि से जुड़ा हुआ है। इंडिया के सबसे ज्यादा जीडीपी है एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर इज अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमारे जो फार्मिंग हो रही थी, तो उस समय जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब बात की गई, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाया जा सके और इंडिया को सस्टेन किया जा सके अपनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता तो मिली, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर कहीं ना कहीं उसका जो ड्रॉबैक भी आज देखने को मिलता ये है कि हमारी जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं बंजर होती चली गई और उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे हेल्थ के ऊपर में दिखा। क्वांटिटी तो आया प्रोडक्शन में, बट जो फूड ग्रेन की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मार खाई और उससे उसका जो साइड इफेक्ट ये हुआ कि हमारा हेल्थ जो है वो कंजप्शन से हमारा हेल्थ भी कहीं ना कहीं डेटेरियोरेट हुआ। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ये चीजें कहाँ से शुरू हुई, ये मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े लेखक हैं पूरे विश्व के जाने माने, उनका नाम है आपका पॉल जेन पिल्जर, इज ए नोटेड इकोनॉमिस्ट इन यूएसए। वो 2 टाइम्स इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं जॉर्ज बुश के एंड 2 बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हर एक 10 से 20 साल के बाद एक ट्रेंड शिफ्ट करता है, इकोनॉमी जो है पलटता है। तो जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में पैसा था 1960 में, फिर प्लास्टिक में पैसा आया, फिर उसके बाद आपका आईटी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, पैसा जो है ये आईटी में चला गया। तो जिन्होंने भी आईटी से रिलेटेड बिजनेस को चालू किया, चाहे स्टार्टअप लिए, वो कहीं ना कहीं विद इन 10 ईयर 20 ईयर्स अपने आप को एक अच्छा पोजीशन में लेके आए। उसी तरह से बिल गेट्स का भी कहना ये था कि जब बिल गेट्स से जब पूछा गया कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए, तो उनका एक ही कहना था कि मेरे पास विजन था, उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की, दूसरी बात, और मैंने सही समय पे सही काम किया। ये 3 चीजें उनकी स्टेटमेंट थी। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण है, विजन और आपका सही समय पे सही काम करना। तो अकॉर्डिंग टू पॉल एंड जेन पिल्जर, उनका कहना है कि 2020 जो ट्रेंड जो चालू हुआ बिजनेस का पूरे विश्व में, आज यूएसए की अगर बात करें चाहे यूरोप की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वेलनेस एक बहुत बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक इकोनॉमी माने बिजनेस इसमें जो होगा, इसमें बहुत बड़ा होगा। तो वेलनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आज लोगों के पास। तो वेलनेस के साथ साथ उसमें एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वेलनेस का ही पार्ट है। तो जो भी आज देखें, आज यूएसए में जो मार्केट है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मार्केट है वो बहुत बूम कर रहा है यूएस में।
और साथ ही साथ पूरे बाकी जो अदर कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह, वहाँ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ी है। अब बात की जाए कि हमारे इंडिया में तो हर एक यूएसए के ठीक 10 साल बाद वो ट्रेंड हमारे इंडिया में शिफ्ट करता है। जैसे आईटी का देखे 90s में इंडिया में एंटर किया, उससे पहले यूएस में था। सिमिलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी यूएसए में पूरा बूम पे है, स्थिति पे है। ठीक वो 10 साल इंडिया में आज टिप ऑफ एन आइसबर्ग की तरह दिख रहा है हम लोगों को। तो 2020 के बाद जो ट्रेंड है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत तेजी से इसका विकास होगा। और जो लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो जुड़े हैं, चाहे कोई भी एग्री स्टार्टअप हो, तो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल देखा जा रहा है आने वाले दिनों में। हम जो देख पा रहे हैं आज के डेट में हमारे से जो लोग जुड़ रहे हैं हम लोग इंडिया में, ज्यादातर यही देख रहे हैं कि पढ़े लिखे युवा वर्ग जो है, जो कि अच्छे खासे प्रोफेशनल्स हैं आईटी में, चाहे साइंटिस्ट हों चाहे आईआईटियंस हों। तो आज ज्यादातर जो एग्री स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं, वो ज्यादातर एग्री स्टार्टअप से आप देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो, चाहे हाइड्रोपोनिक से हो, चाहे एक्वापोनिक हो, चाहे बायोफ्लॉक हो। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक से लोग जुड़ रहे हैं आज का युवा वर्ग और अपना कैरियर को तलाश रहे हैं इस फील्ड में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है ये आज बताने की हमें जरूरत है कि आप लोग सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप लोग पढ़े लिखे युवा वर्ग है, आप कहीं ना कहीं आप लोग वेल सेटल्ड है हर जगह। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप भी देख रहे हैं, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं कि आने वाले दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा एक रूप लेने जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर देखें तो एग्री इनपुट्स जो है, पहले केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी, फिर आपका 10 26 26 बहुत सारे कंपोजिशंस में केमिकल फर्टिलाइजर्स मार्केट में आई और धड़ल्ले से इसका व्यवसाय आगे बढ़ा। बट अब मार्केट शिफ्ट कर रहा, आज के डिमांड में ऑर्गेनिक इनपुट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है कि सर ऑर्गेनिक रिलेटेड जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर हम लोग स्टार्टअप करें तो कैसा भविष्य रहेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने भी काफी कुछ चेंज किया है अपनी पॉलिसी में, और ऑर्गेनिक जो इनपुट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर में काफी सब्सिडी और काफी बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट की, जितने ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे उसमें एक और ऑर्गेनिक इनपुट्स में आते क्या हैं, तो सबसे ज्यादा किसानों को जो सबसे ज्यादा डिमांड रहता है उसमें वो ये है कि सबसे पहला तो वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ का खाद जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट की डिमांड पहले की अपेक्षा काफी बड़ी है। जो हम देख रहे हैं किसान हो चाहे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो लोग फार्मिंग में जो लोग हैं, तो वो लोग ज्यादातर जो है वर्मी कंपोस्ट का डिमांड हम लोग से करते हैं कि सर वर्मी कंपोस्ट कहाँ अवेलेबल होगा। तो जो भी आज बहुत जगह देख रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट के नए नए यूनिट्स खुलने चालू हो गए हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में भी एक अच्छा खासा व्यवसाय है। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो दूसरी सबसे ज्यादा डिमांड की प्रोडक्ट रहती है किसानों के बीच में, वो है ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह ये क्या है कि प्लांट को ग्रोथ में बूस्ट अप करता है, प्लांट का जो रूट है रूट को ज्यादा फैलाने में मदद करता है, और जितना ज्यादा रूट फैलेगा उतना ज्यादा प्लांट का जो अपर ग्रोथ है, स्टेम है, लीव्स है और फ्रूट की वो कैपेसिटी बढ़ती है और अच्छा खासा ग्रोथ होता है। तो बायोजाइम के नाम से बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। उसमें मेन कंपोजिशन आपका ह्यूमिक एसिड, सीवीड एसिड और फल्विक एसिड का रहता है, जो कि और कोई भी अगर आप चाह रहे हैं कि इसका अगर यूनिट स्टार्ट करें तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। तीसरा जो है आपका फर्टिलाइजर बायो एनपीके का भी अभी प्रचलन बहुत बढ़ गया है। किसान भी अभी इसको अवेयरनेस ले रहे हैं, किसान लोग भी, कि अगर बात करें कि बायो एनपीके में तो जितने नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज हैं, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, फिर आपका नाइट्रोबैक्टर और एजोस्पेरलम, ये जितनी चीजें हैं इनका भी कल्चर का डिमांड अभी धीरे धीरे हमारे इंडिया में काफी बढ़ रहा है और लोगों को समझ में आ रही है कि हाँ ये चीजें का यूज क्या है। और इसके साथ अगर फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका भी अभी प्रचलन बढ़ा है। तो कोई भी अगर हम लोग यूनिट सेटअप करते हैं, चाहे कोई अपना स्टार्टअप करते हैं इन सब चीजों को तैयार करने में, तो आने वाले दिनों में इसका भविष्य बहुत अच्छा है। और दूसरा जो सेगमेंट है वो है बायो पेस्टिसाइड का, बायो इंसेक्टिसाइड और बायो फंजीसाइड का। तो
इस तरफ जो है अगर बायो पेस्टिसाइड का यूनिट अगर सेटअप करना चाहें तो उनके लिए भी संभावनाएं कम नहीं है। हालांकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है फर्टिलाइजर की अपेक्षा में, कि आज हर किसान भी थोड़ा थोड़ा, जो पढ़े लिखे किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो भी अवेयरनेस उनमें आ रही है कि क्यों हमें ऑर्गेनिक करना चाहिए, ताकि हम तो जो उगाते हैं वो खुद तो कंजप्शन करते ही है, साथ साथ अपने समाज को भी स्वस्थ रखे, इसकी अवेयरनेस आ रही है। तो इसलिए बायो पेस्टिसाइड वगैरह की भी अभी काफी अच्छा डिमांड बढ़ा है। तो बायो पेस्टिसाइड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीम बेस्ड जो इंसेक्ट रिपेलेंट है, नीम बेस्ड 10,000 ppm का, 5,000 ppm का, 1,500 ppm का, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन का नीम बेस्ड हम लोग इंसेक्ट रिपेलेंट तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीटी का भी बहुत प्रचलन बढ़ा है, जैसे बैसिलस थ्यूरेंजेसिस हो गया, बैसिलस सबटिलिस हो गया। इनका अगर कल्चर अगर लो तो ये काफी अच्छा, मतलब जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये रोकने में काफी सहायक चीज है। तो बीटी का भी बड़ा है, स्यूडोमोनास हो गया, उसका भी काफी अच्छा अभी डिमांड बढ़ा है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का। तो इन सब चीजें को करके हम लोग काफी अच्छा कर सकते। और अगर देसी मेथड की अगर बात करें तो कुछ कुछ किसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बायोपेस्टिसाइड का मार्केट से खरीद के, तो क्या होम बेस्ड फॉर्मुलेशंस भी हैं, जो कि मैं आपको शायद शेयर करता हूं, कि जो घर में बना के काफी हद तक जो है पैसा अपना बचा सकते हैं किसान भाई लोग। जैसे कि जी हाँ सर, मैं आता हूँ थोड़ा सा इनपुट पे करके, फिर मैं उसमें अभी आ जाता हूँ पीपीटी पे। थोड़ा सा ये इनपुट तो नीम बेस्ड क्या है कि अगर हम लोग आसपास के जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लीव्स हैं, जिसमें काफी बायो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट को रिपेल कर सकते हैं, जैसे कस्टर्ड एप्पल का लीव्स हो गया, धतूरा का पत्ता हो गया, गौमूत्र हो गया। आजकल इंडिया में काफी अच्छा प्रचलन चला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो ऐसे पत्ते हैं जिसमें इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो गौमूत्र की सहायता से इसको फर्मेंट करके उसका किसान लोग अभी स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि पैसे की बचत होती है और काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसमें। फिर ऐसी तरह से जीवामृत का भी प्रचलन बढ़ा है। पंचगव्य जो है एक बहुत बढ़िया एक फॉर्मुलेशन है, जिससे कि प्लांट की पौधे की जो क्रॉप की पैदावार है वो बढ़ती है, और काफी जो जो कोई क्रॉप मिस हो जाता है, फल छोटा होना, क्वालिटी अच्छी नहीं आनी, तो पंचगव्य से उसका काफी हद तक उसका ठीक हो जाता है। तो ये हो गई ऑर्गेनिक इनपुट्स की बात। तो कोई भी अगर यंगस्टर अगर एग्री इनपुट का स्टार्टअप करना चाहे तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा भविष्य है। तो उसके बाद हम आते हैं अपने पीपीटी पे, कि टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द क्विक रिटर्न हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, कि इसमें कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाया जाए। हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंजेस बहुत हैं, वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या है कि हमें बहुत समझना पड़ेगा, इन डेप्थ जाना पड़ेगा। और अगर कोई फार्मिंग में अगर कोई अगर है इंटरेस्ट, तो आज ट्रेडिशनल क्रॉप को ना लेके आज का युवा वर्ग जो है एक्सोटिक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि उसमें क्या है कि कम समय में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे क्रॉप हैं जो हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में। कौन कौन से क्रॉप की जो डिमांड बढ़ी है, वो इसमें सबसे पहला आता है कि स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी की जो कंजप्शन है वो भी बढ़ा है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ा है कि स्ट्रॉबेरी खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। और स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला क्विक रिटर्न हाई वैल्यू क्रॉप है, जो कि करके एक अच्छा खासा पैसा कम समय में बनाया जा सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो स्ट्रॉबेरी है क्या? स्ट्रॉबेरी देखिए मूलतः ये फ्रांस, इटली, कैलिफोर्निया उस उधर में स्ट्रॉबेरी की जो खेती है बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वहीं से तैयार किया गया। कोई भी लोकल स्ट्रॉबेरी जो इंडिजिनस होता है वो खाने लायक नहीं होता है, कोई कई बार पॉइजनस भी होता है। तो जो भी खाने योग्य जो भी स्ट्रॉबेरीज हैं वो ज्यादातर हाइब्रिड ही होते हैं। तो और इसके लिए कैसा किस तरीके का अनुकूल वातावरण चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो स्ट्रॉबेरी 90s के दौरान इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई आपका हिमाचल प्रदेश में, जहां पे इसको ट्रायल के रूप में किया गया, देखा गया, सफलता मिली। फिर धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी को अदर
पार्ट ऑफ इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक महाबलेश्वर जो कि 90% आज की डेट में स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन हमारे महाबलेश्वर, सतारा, वाई, पंचगनी वाले इलाके में होता है और पूरे इंडिया को फीड करता है महाबलेश्वर। फिर इसमें दो वैरायटीज हैं स्ट्रॉबेरी की, एक होती है शॉर्ट डे वैरायटी और एक होता है डे न्यूट्रल वैरायटी। शॉर्ट डे वैरायटी क्या होता है कि जो कि दिन जब छोटा रात लंबा होता है, डार्क पीरियड ज्यादा होता है, उस समय फ्रूटिंग देता है, उसको शॉर्ट डे बोला जाता है। और डे न्यूट्रल होता है जो कि जब डे लेंथ जब बढ़ता है और रातें छोटी है तब उसकी फ्रूटिंग ज्यादा होती है, तो उसको डे न्यूट्रल बोला जाता है। ये दो वैरायटीज हमारे इंडिया में अभी ज्यादा चल रही है। तीसरी जो है एवर बियरिंग वैरायटीज, वो अभी इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, वो अभी कैलिफोर्निया और इटली वगैरह में चलता है, वो सारा साल जो कि फ्रूटिंग देता है। शॉर्ट डे वैरायटी जो है वो कमर्शियली इंडिया में ज्यादा चल रहा है, जिसमें कुछ वैरायटीज मैं आपको बता दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरीज की, जो कि विंटरडॉन, नाबिला, कैमरोजा, फिर आपका स्वीट सेंसेशन, ये सब जो वैरायटीज है अब शॉर्ट डे की, जो कि बहुत बढ़िया किसान को उपज भी देती है और अच्छी क्वालिटी भी देती है। अगर टॉप स्ट्रॉबेरी वैरायटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा जिसका ब्रिक्स वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा मीठा वैरायटी है स्ट्रॉबेरी का, दैट इज स्वीट सेंसेशन वैरायटी, जो कि कैलिफोर्निया ने डेवलप की है। तो स्वीट सेंसेशन वैरायटी इंडिया में हमारे लास्ट 2 ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि किसानों के बीच में काफी पॉपुलर हो रहा है। अगर स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड कोई अपना ब्रांड बनाना चाहे कि हमारा स्ट्रॉबेरी एकदम उच्च क्वालिटी का है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि स्वीट सेंसेशन की अगर लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट उसमें आता है। तो दोस्तों सर नेक्स्ट स्लाइड में, सर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी का जो क्लासिफिकेशन है, ये सारा आपको पीपीटी में देखने को मिल रहा होगा। स्ट्रॉबेरी क्या होता है हमें बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रूट कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ये बाकी इसका जो क्लासिफिकेशन है, फैमिली, जीनस, किंगडम वगैरह, ये सब आप देख लीजिए। इसमें ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। हालांकि फार्मर को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, फार्मर को सिर्फ चाहिए कि वैरायटी कौन से हमारे यहाँ होगी, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए, हम किसान को इतना जानना होता है। तो अभी जो अर्ली वैरायटी है, हमें अगर इस टाइम में अगर स्ट्रॉबेरी का सिलेक्शन करना है, कि हमें अगर सितंबर अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन करना है, इसका 2 महीने में इसका फसल तैयार हो जाता है, माना दिसंबर फर्स्ट वीक में इसकी फ्रूटिंग आने लगती है। तो उसके लिए हमें अभी से इसकी जमीन की तैयारी जो है अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। जमीन की तैयारी प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले तो जो चीज चाहिए कि हमें वैरायटी का ऑर्डर देना चाहिए। तो सबसे पहले वैरायटी जो है हमें विंटरडॉन को सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज विंटरडॉन बहुत ही हार्ड वैरायटी है, बहुत जल्दी इसकी मोर्टेलिटी नहीं होती है, कहीं भी ये सूट कर जाता है किसी भी क्लाइमेट में, और बहुत जल्दी फ्रूटिंग देता है। तो सबसे पहले प्लांट को बुक करके फिर अपना खेत में तैयारी कर देनी चाहिए। अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी बरसात काफी इस बार हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है जमीन में काम करना। तो क्या है कि जैसे अक्टूबर फर्स्ट वीक आता है, तो उसकी जमीन की जो निकाई गुड़ाई है, माना उसको प्लोविंग करना, उसको लेवलिंग करना, फिर उसको खाद देना, वो अभी तैयार होना चालू हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो जमीन की जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ऑर्गेनिकली, वो देखने योग्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपोस्ट खाद है, गोबर की सड़ी हुई वेल डिकम्पोज काउ डंग है, उसका जमीन में डालने। तकरीबन 1 एकड़ जमीन के लिए आपको 10 से 15 टन की गोबर खाद की जरूरत पड़ेगी। और गोबर में जानते हैं कि बहुत सारे उसमें जीवाणु रहते हैं, हार्मफुल भी और बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो हम लोग उसको पैथोजन फ्री करने के लिए गोबर को सबसे पहले हम लोग ट्राइकोडर्मा, या आजकल एक वेस्ट डिकम्पोजर बोल के सॉल्यूशन आया है जो कि बैक्टीरिया कल्चर है, उसका हम लोग छिड़काव करते हैं गोबर पे, उसके ऊपर में। तो वो क्या है, गोबर की खाद को एकदम सड़ा के एकदम पैथोजन फ्री कर देता है और बहुत ही अच्छा खाद के रूप में तब्दील कर देता है वेस्ट डिकम्पोजर। तो सबसे पहले हम लोग गोबर को वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट करेंगे और तकरीबन 7-8 दिन के लिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गोबर को मिट्टी में फैला देते हैं जो हम लोग खेत में। उसके बाद रोटावेटर, जो ट्रैक्टर का जो पार्ट है, रोटावेटर से हम लोग पूरे जमीन को बढ़िया से उसको गोबर की खाद को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा, वो है बेड बनाने की प्रक्रिया, कि बेड बनाया जाता है। पौधे को लगाने के लिए वी नीड टू हैव ए बेड।
तो बेड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए और 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है, ये सब डिटेल बताऊंगा। तो बेड जो होता है, स्ट्रॉबेरी का बेड बनाने के लिए वो हमें 2 फीट चौड़ा पट्टी का बेड बनाना चाहिए और सोइल लेवल से 6 इंच ऊंचा, 6 से 8 इंच ऊंचा बेड होना चाहिए और 2 फीट चौड़ा होना चाहिए। और लंबाई जैसे आपको आवश्यकता के अनुसार लंबाई आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। 2 फीट चौड़ा जब हम बेड बनाते हैं और पूरा फील्ड में अगर बेड तैयार हो जाता है, उसके बाद बेड को भी ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि हम सोइल को स्टरलाइज कर सकें, ताकि अगर मिट्टी में भी अगर कोई हार्मफुल पैथोजन है तो उसको भी हम लोग फ्री कर दें। तो उसके लिए बैसामिड बोल के एक मार्केट में उपलब्ध है, डेजोमेट जो उसका कंपोजिशन है, बैसामिड के नाम से अवेलेबल है मार्केट में ब्रांड से। तो इसको बैसामिड का इस्तेमाल कर, ये टोटली ऑर्गेनिक है। इसका घोल बना के अगर हम बेड पे स्प्रे कर देते हैं सॉइल ड्रेंचिंग, तो क्या है, हमारा जो बेड होता है वो सॉइल बोर्न जो पैथोजन है उससे फ्री हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया आती है वो पौधे को लगाने की। तो जैसे हमने बताया कि आगे पौधे को हमें प्री बुक कर, ऑर्डर बुक कर देना चाहिए, और जैसे ही हमारा बेड कंप्लीट होता है तो उसके बाद अगर कोई किसान भाई अगर ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन स्ट्रॉबेरी के लिए मस्ट है। अगर तो बेड बनने के साथ साथ ही हमें ड्रिप इरिगेशन जो 16 का जो लेटरल पाइप है वो लगा देना चाहिए, ताकि जितना हो जो 16 का जो ड्रिप इरिगेशन का जो पाइप है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ड्रिपर का, वो तकरीबन 1 फुट की डिस्टेंस में होना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ तक पानी ठीक से पहुंच सके। तो ड्रिप जब बैठा देते हैं उसके बाद हमें पौधे को रोपण करना चाहिए। पौधा जो आता है वो कोकोपीट से प्लग में आता है, नेकेड रूट नहीं रहता है, प्लग में आता है कोकोपीट में लगा हुआ। तो पौधे जहां पे ड्रिपर है वहां पे थोड़ा हल्का सा उसको पीट करके उसमें पौधे को लगा के और हमें बढ़िया से उसको दबा देना चाहिए रूट जोन के आसपास, ताकि कोई भी एयर स्पेस ना रहे। अगर एयर स्पेस रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, फ्रूटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो जहां पौधे को लगाएंगे ड्रिपर के पास वहां थोड़ा हल्का सा अंगूठे से प्रेस कर देना चाहिए, ताकि बढ़िया से पौधा जो है वो सेट हो जाए। उसके बाद जो है अब हमें जो नेक्स्ट जो हमारी जो प्रोसेस है वो है, इसको मल्चिंग बोला जाता है। मल्चिंग जो है, मल्चिंग बहुत तरह के उसमें आते हैं कि 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च मिलता है, डबल लेयर्ड। एक तरफ आपका सिल्वर रहता है और एक तरफ आपका ब्लैक रहता है। तो हमें सिल्वर को ऊपर रखना है, ब्लैक को नीचे रखना है। सिल्वर ऊपर क्यों रखते हैं, ताकि जो है सनलाइट पड़े तो उसको रिफ्लेक्ट हो, और उससे क्या है कि जो व्हाइट फ्लाइज है, एफिड है, थ्रिप्स है, उसका अटैक बहुत कम होता है। तो जब हम मल्चिंग कर देते हैं, नीचे ड्रिप लगा रहता है, तो बढ़िया से उसका जो इरिगेशन हर एक प्लांट को हो जाता है। और मल्चिंग कर देने के बाद जो है आपका पूरा जो प्लॉट है वो सेटअप हो जाता है स्ट्रॉबेरी का। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। सर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हम लोग अब 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1 एकड़ होता है 4,350 560 आपका स्क्वायर मीटर का होता है प्लॉट। इसमें तकरीबन आपको 16,000 से 17,000 पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केट वैल्यू है स्ट्रॉबेरी प्लांट का तकरीबन 15 रुपए। टिश्यू कल्चर प्लांट जो बायोटेक लैब में तैयार किया जाता है, टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर का भी आज के डेट में इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। टिश्यू कल्चर पौधे जो होते हैं वायरस फ्री होते हैं, जर्म्स फ्री रहते हैं। तो हम रिकमेंड करें कि जब भी आप स्ट्रॉबेरी का पौधा लें तो हमेशा ध्यान रखें कि टिश्यू कल्चर पौधे होने चाहिए और प्लग वाले होने चाहिए, नेकेड रूट ना हो। तो तकरीबन 17,000 पौधे 1 एकड़ जमीन में लगेंगे। तो अब फर्टिगेशन की बात करें, ऑर्गेनिक किस तरीके से हम लोग पौधे को खाना दे सकते हैं। इसमें तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज ये नेकेड फ्रूट होता है, डायरेक्ट कंजप्शन होता है इसका। तो हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग जीवामृत बोल के हम लोग तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक जीवामृत फॉर्मुलेशन एक तैयार करते हैं। तो जीवामृत जो है हम लोग उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग जीवामृत का सोइल ड्रेंचिंग करते हैं। तो जीवामृत है क्या कि जीवामृत आपका गौमूत्र
कच्चा देसी गाय का गोबर और बेसन, गुड़, वाटर और जंगल का 250 ग्राम मिट्टी से हम लोग बनाते हैं एक ड्रम में। एक ड्रम लेते हैं, उसमें 200 लीटर पानी डालते हैं, और कच्चा गोबर 10 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, बेसन 2 किलो, फिर आपका गुड़ 2 किलो, खराब वाला गुड़ जो होता है वो 2 किलो, और फॉरेस्ट का सॉइल 250 ग्राम, वो मिला के उसको 3 से 4 दिन उसको स्टीयर करते हैं। 3 से 4 दिन के बाद जीवामृत का घोल तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद फिर उसको हम लोग ड्रिप के वेंचुरी में डाल देते हैं। वेंचुरी से फिर वो ड्रिप के माध्यम से पौधे की जड़ तक वो पूरा पहुंच जाता है। फिर हम लोग जीवामृत से जब वो डालते हैं, फर्टिगेशन करते हैं पौधे के, तो साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि हम ह्यूमिक एसिड का भी ड्रेंचिंग करना बहुत जरूरी होता है पौधे लगाने से 2 से 3 दिन के बाद। तो जब ह्यूमिक एसिड का हम लोग ड्रेंचिंग करते हैं ड्रिप के माध्यम से, वो भी दिया जा सकता है। तो ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग करने से क्या है कि पौधे का जो विकास बहुत तेजी से बढ़ता है, रूट का ग्रोथ बढ़ता है। तो रूट का ग्रोथ बढ़ने से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांट का जो है लीफ या स्टेम का ग्रोथ तेजी से बढ़ता है। हमें 1 महीना इसी बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी का पौधा का जो है ज्यादा से ज्यादा जो फोलियज ग्रोथ हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो। तो 1 महीना के अंदर हमें सिर्फ ह्यूमिक एसिड, जीवामृत का सोइल ड्रेंचिंग करना है ड्रिप के माध्यम से। तो विद इन ए मंथ जो है स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है वो आपका तैयार हो जाता है, और अच्छे तेज 5-6 फोलियज आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं उसमें। और जैसे ही ठंडे का महीना चालू होता है, मैंने नवंबर 15 तारीख के आसपास, तो इसकी फ्लावरिंग चालू हो जाती है स्ट्रॉबेरी की। और जब फ्लावरिंग आ जाती है तब उस समय में आप पौधे को फ्रूटिंग देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोटाश और ज्यादा से ज्यादा उसको फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की जरूरत कम हो जाती है, पोटाश और फॉस्फेट की जरूरत बढ़ जाती है। तो उस समय हम लोग पंचगव्य जो है उसकी हम लोग स्प्रे, फोलियर स्प्रे करना पड़ता है। तो पंचगव्य क्या है, पंचगव्य बनाने का तरीका क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पंचगव्य बनाने के लिए हमें पूरा देसी गाय के जो 5 उत्पाद हैं वो हमें लगता है। सबसे पहला जो है देसी गाय का गोबर, फिर उसके बाद घी, कर्ड, मिल्क, केला भी लगता है, केला चाहे शुगर केन का जूस, ये सब का जरूरत पड़ता है। इसके लिए क्या करना है, पहले कि गोबर 10 किलो के साथ 1 किलो घी को मिक्स कर देना है, और दूसरा ड्रम में आपको 2 लीटर घी, 2 लीटर दूध, दही और गौमूत्र, गौमूत्र 5 लीटर वो मिक्स करके अलग ड्रम में रखना। तो 3 दिन के बाद ये जो हमने पहला जो बनाया गोबर और घी का जो मिश्रण है वो, और जो दूसरे ड्रम में जो बाकी चीजें हमने तैयार की, उन दोनों को मिला के इसको फर्मेंट होने देना है। फर्मेंट होने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन लेता है, उसके बाद आपका पंचगव्य तैयार हो जाता है। तो पंचगव्य को 30% में, यानी कि 1 लीटर पानी में आप 30 ml जो पंचगव्य है वो मिला के हमें पूरे पौधे पे स्प्रे करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो पौधे को पोटाश और फॉस्फेट की जो जरूरत है, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट की, उसकी जरूरत की पूर्ति हो जाती है, और हमें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाता है। फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। उस समय क्या होता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में स्ट्रॉबेरी का डिमांड बहुत अच्छा रहता है मार्केट में। स्टार्टिंग में उस समय छठ पूजा पार हो जाता है, और उस समय आपकी स्ट्रॉबेरी का जो रेट है उस समय मार्केट में तकरीबन आपको 300 से 400 रुपए किलो आपको रेट मिल जाता है इजीली। तो किसान भाइयों को लाभ होता है। इकोनॉमिक्स पे आते हैं कि एक एक स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है तकरीबन 1 किलो आपको प्रोडक्शन दे देता है, 1 किलो तक का। तो मार्केट रेट में 300 रुपए है। हमने 17,000 पौधे लगाए हैं। अगर 50% अगर आप मान के चलें यील्ड को, तो 17,000 को हाफ से डिवाइड कर दें तो तकरीबन 8 टन प्रोडक्शन हमारा निकल जाता है। तो 8 टन को अगर 300 से अगर करके देखें, तकरीबन 20 लाख से 30 लाख तकरीबन एक एकड़ की जमीन से स्ट्रॉबेरी से किसान लोग कमा सकते हैं। सर नेक्स्ट। आजकल देख रहे हैं कि फैशन में जो भी चला है वो है हाइड्रोपोनिक में भी कई लोग वर्टिकल फार्मिंग करके भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक मेथड में वर्टिकल फार्मिंग करके कम स्पेस में किसी किसी का जमीन नहीं होता है, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो टेरेस पे या छत पे
वर्टिकल फार्मिंग करके हाइड्रोपोनिक मेथड से भी स्ट्रॉबेरी को ग्रो किया जा सकता है और घर पे ही ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी का मजा लिया जा सकता है। सर नेक्स्ट स्टेप। स्ट्रॉबेरी इसका जो मेन है कि ये आपको तकरीबन 3 से 4 महीना आपको ये फसल स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है वो देता है, और मार्च से अप्रैल तक इसको लगा के इसको मार्च से अप्रैल तक ये फ्रूटिंग बहुत अच्छी देती है स्ट्रॉबेरी। मार्च अप्रैल के बाद जो है इसका पौधा जो है खराब होने लगता है, फ्रूटिंग कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये पौधा जो है आपका अगर फ्रूटिंग के बाद इसको कवर करके इसको, और वही आपका प्लांट से फिर इसका डॉटर प्लांट माना उसका जो रनर इसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में, रनर बनने लगता है, और वही रनर जो है नेक्स्ट ईयर आपके उसमें काम में लग जाता है। तो नेक्स्ट ईयर से आपको जो है पौधा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रॉबेरी आज के डेट में उसका वैल्यू एडिशन भी बहुत बढ़ गया है। स्ट्रॉबेरी एज ए टेबल फ्रूट के हिसाब से तो खाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, बाकी इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, हर एक तरह के जो भी खनिज पदार्थ है इसमें पाए जाते हैं, हर एक प्रकार के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो स्ट्रॉबेरी खाने से बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह से भी ये प्रिवेंट करता है। तो स्ट्रॉबेरी अभी कंज्यूमर के बीच में काफी पॉपुलर हुआ। बेटा चार्ज, तो बहुत सारे स्ट्रॉबेरी से अभी बहुत सारे जो है बैटरी में, तो बहुत सारे चीजें जो है स्ट्रॉबेरी खाने से आपका हेल्थ में सुधार हो जाता है। तो इसीलिए कंज्यूमर के बीच में आज के में जितने बेरीज से रिलेटेड जितने प्लांट वैरायटीज हैं, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे रेड रेस्पबेरी हो, चाहे ब्लूबेरीज हो, ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण अभी कंज्यूमर्स के बीच में जो भी हेल्थ अवेयर पीपल हैं उनके बीच में काफी अच्छा इसका पॉपुलरिटी बढ़ा है। तो इसीलिए स्ट्रॉबेरी का खेती आज के डेट में एक लाभजनक एक किसानों के लिए फसल है, और धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी काफी बढ़ रही है और कंजप्शन भी बढ़ रहा है। सर नेक्स्ट स्टेप, सर नेक्स्ट स्टेप में चलें। सर ये हो गया, सर नेक्स्ट। हाँ, ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टाइम ऑफ प्लांटिंग क्या है, तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है कब से कब इसका लगाना चाहिए। और बेड ये देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बेड के बारे में बताया, तो किस तरीके से बेड का निर्माण होता है, कितना, ये सारा चीज मैंने डिस्कस कर दिया आपको आगे। सर नेक्स्ट स्टेप यू सर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तो मिट्टी के लिए सबसे पहले हमें वेल ड्रेन्ड यानी कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले तो जहां अगर स्ट्रॉबेरी का अगर चुनाव करते हैं किसी फील्ड का, तो हमें सॉइल टेस्ट की कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसमें देखने वाली बात ये होती है कि जब हम सॉइल टेस्ट करवाते हैं, जब हमारा रिपोर्ट आता है पैरामीटर का, तो पीएच वैल्यू कि मिट्टी की हमारी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे जो जो होना चाहिए पीएच वैल्यू, वो होना चाहिए तकरीबन आपका 5.6 to 6.5, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए मिट्टी। ये पीएच वैल्यू कम क्यों होना चाहिए, एसिडिक क्यों होना चाहिए, कि जितनी बेरी प्रजाति के जो पौधे हैं उसमें अगर पीएच वैल्यू अगर एसिडिक अगर रहता है, तो उससे क्या हो कि फ्रूट की मिठास अच्छी आती है। चाहे ब्लूबेरी भी हो, तो ब्लूबेरी के लिए भी काफी एसिडिक सॉइल चाहिए होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि वो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कितनी है आपकी मिट्टी में। तो ऑर्गेनिक कार्बन अगर देखा जाए, तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन से ही मिट्टी की जो गुणवत्ता को देखा जाता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए स्ट्रॉबेरी के लिए 1 and above होना चाहिए। अगर 1 से ऊपर है आपका ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का, तो आपका जो मिट्टी है वो अच्छी मानी जाती है, आपकी मिट्टी में जीवांश की अच्छी मात्रा है और आपकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी। तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी जो है कार्बन है 1 से ऊपर हो तो आपकी स्ट्रॉबेरी के लिए उपयुक्त है। दूसरा जो है मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो मिट्टी में अगर मिट्टी हमारा अगर सैंडी लोम है तो बहुत अच्छा है। तीसरा जो उसमें है कि फ्राइबल होना चाहिए, उसमें जैसे क्लॉड नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ट्रैक्टर से उसका पूरा बढ़िया से उसको हम लोग एकदम मैदे की तरह, पाउडर की तरह उसको बना लेना चाहिए। सर नेक्स्ट नेक्स्ट।
ये भी हो गया सॉइल प्रॉपर्टीज वगैरह। ये सर हो गया है सर। मल्चिंग देख पा रहे हैं, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए मैंने आपको ये डिस्कस नहीं किया। जब हम पौधे को लगाते हैं तो हमारा एक बेड में 2 फीट का जो बेड होता है, तो एक बेड में हमें तकरीबन जो प्लांट से प्लांट की जो स्पेसिंग रखनी है वो तकरीबन 1 फीट जैसा, और इसको जिगजैग पैटर्न में लगाया जाता है। और दूसरा रो, जो एक रो से दूसरा रो का जो डिस्टेंस होगा वो भी 1 फीट का होगा, और प्लांटेशन जो होगा वो आपका जिगजैग मेथड से होगा। तो इस प्रकार 1 एकड़ का प्लॉट में आपको 17,000 प्लांट का इसमें लग जाएगा डेंसिटी में। नेक्स्ट सर, इरिगेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रिप इरिगेशन से आप कर सकते हैं अपने जमीन का। अगर आपका छोटा प्लॉट है तो आप हाथ से भी, मग से भी पानी दे सकते हैं, चाहे झाजरी से दे सकते हैं, वाटर कैन से, या अगर आपका हाइड्रोपोनिक है तो उसमें तो देने की जरूरत ही नहीं है, वाटर में ही न्यूट्रिशन डाल के आप इरिगेशन कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्टेप, ये एप्लीकेशन ऑफ G3 माना जिब्रेलिक एसिड एंड मैलिक हाइड्राजाइड, ये स्प्रे किया जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। हालांकि ऑर्गेनिक में इसका बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है ग्रोथ रेगुलेटर की। जैसे मैंने आपको जीवामृत बताया, पंचगव्य बताया, उससे ही आपका काम ऑर्गेनिकली हो जाएगा। सर नेक्स्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि मैटेड रो और इसको कैसे क्या लगाना है, ये सब डिस्कस हो गया है। सर नेक्स्ट, स्पेस्ड, ये भी हो गया है सर, ये भी बता दिए हैं। हिल सिस्टम, जो पहाड़ के लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे आलू की खेती होती है वैसे ही रीज बना के, मेड़ बना के उसमें खेती करते हैं पहाड़ में, जहाँ पे वो मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं करके जो स्ट्रॉ होता है धान का जो पुआल, उससे उसकी मल्चिंग करते हैं पहाड़ के लोग ज्यादातर, जो कि काफी प्रोफेशनल नहीं रहता है। बट प्रोफेशनली करने के लिए वी नीड टू हैव मल्च एंड 2 फीट बेड सिस्टम करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर रहते हैं हिल्स के ऊपर में, तो वो ज्यादातर हिल सिस्टम को ही अडॉप्ट करते हैं, जिसमें रेज में ही लगाते हैं और सिंगल प्लांटेशन लेते हैं, सिंगल रो का। नेक्स्ट, ये हो गया सर मल्चिंग, इसी को बोला, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं मल्चिंग के क्या होता है। प्लास्टिक मल्च, ये देख पा रहे हैं कि नीचे प्लास्टिक बिछा हुआ है, इसको मल्च फिल्म बोला जाता है। 20 और 30 माइक्रोन का जो थिकनेस का मल्च फिल्म होता है, एक तरफ ब्लैक होता है एक तरफ सिल्वर। तो इस पिक्चर से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का इसका प्लांटेशन, इसके ऊपर में प्लांटेशन किया जाता है होल करके। सर नेक्स्ट, आफ्टर केयर जो है, जैसे फ्लावरिंग आती है तो सबसे पहले हमें क्या कि फ्लावर को डिसबर्ड करना पड़ता है। जैसे ही पहला ब्लूम आता है स्ट्रॉबेरी का, तो हमें फर्स्ट फ्लावरिंग को ध्यान रखना कि उसको डिसबर्ड कर दिया जाता है, ताकि जो है कि प्लांट जो अपना एनर्जी जो है अभी वेजिटेटिव ग्रोथ होने में लगाए, ना कि फ्रूटिंग लेने में। तो ये अर्ली जो भी फर्स्ट फ्लावरिंग आती है उसको डिसबर्ड कर दिया जाता है। ये एक कल्चरल ऑपरेशन है, जो भी कमर्शियल ग्रोवर है उसको ध्यान में रखना चाहिए, डिसबर्डिंग कर देना चाहिए फर्स्ट फ्लावरिंग को। सर नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग जैसे मैंने बताया 3 से 4 तकरीबन 2 महीने में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, और 1 से 2 किलो तक का प्रोडक्शन देता है स्ट्रॉबेरी विद इन आपका 4 महीने के पीरियड में। और इसको फ्रूट को हार्वेस्ट करना बहुत इजी है, सिंपल थंब रूल है, उससे आपको प्लगिंग करना है, हाथ से किया जाता है, बहुत ज्यादा कोई इसके पीछे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सर नेक्स्ट स्टेप, और स्ट्रॉबेरी जैसे आप जानते हैं कि ये नॉन क्लाइमेटिक पौधा है। इसको क्या कि इसका जो फल है वो कच्चा नहीं तोड़ा जाता है। ये नहीं होता है कि फल को कच्चा तोड़ लिया और उसके बाद इसका पकेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि इसको प्लांट पे ही पकाया जाता है।
तो प्लांट पे जैसे ये तकरीबन 70-80% जब कलर इसका रेड हो जाता है तब इसको हमें तोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब इसको कच्चा तोड़ लिया और इसको हम लोग घर में पकाएंगे तो खाएंगे, नहीं, इस तरीके का नहीं है ये। जैसे आम तौर पे क्या करते हैं हम लोग, कच्चा तोड़ लेते हैं घर में पकाते हैं, तो ये उस टाइप का ये फ्रूट नहीं है, इसको पेड़ पे ही पकाया जाता है। नेक्स्ट सर। और ये देख पा रहे हैं कि पिक्चर में किस तरीके से सुंदर पैकेजिंग की गई है। 1 किलो अगर फ्रूट हार्वेस्ट होता है तो 1 किलो के में हम तकरीबन एक जो पैकेट बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का, वो 200 ग्राम का एक पैकेट होता है। तो उसमें अगर कोई एग्री स्टार्टअप करते तो आजकल जो दिखता है वही बिकता है। तो जितनी सुंदर आप पैकेजिंग करेंगे, ये जो पैकेट आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक का, इसको पुनेट्स बोला जाता है। स्ट्रॉबेरी के लिए स्पेशलाइज्ड पैकेट होता है, छोटे छोटे छिद्र किए रहते हैं ताकि एरिएशन हो, फ्रूट हमारा खराब ना हो। तो ये पुनेट्स तकरीबन 3 से 4 रुपए में मिल जाते हैं मार्केट में। तो इसमें इसकी बहुत सुंदर से पैकेजिंग हो जाती है। और अगर कोई स्टार्टअप में अगर कोई अपनी ब्रांडिंग करना चाहे, ऑर्गेनिक स्टिकर, अपना कोई कंपनी का नाम लगा के उसमें ऑर्गेनिक का स्टिकर लगाए, तो इस तरीके से जब पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से स्टिकर लगा देने से क्या कि मार्केट में आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है और आपका जो वैल्यू बढ़ता है और प्राइस अच्छा मिलता है मार्केट में। नेक्स्ट सर। सर नेक्स्ट। स्पाइरुलिना के बारे में, स्पाइरुलिना भी एक बायोटेक से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है जिसका अभी काफी अच्छा है, इसको न्यूट्रास्यूटिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पाइरुलिना के कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट कवर करूंगा, स्पाइरुलिना क्या है। तो और कुछ और फ्रूट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्पाइरुलिना वाला जो टॉपिक है आज कवर नहीं करते हैं, आज फ्रूट की ही बात करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के बाद जो सबसे ज्यादा फ्रूट की डिमांड जो बढ़ी है हमारे इंडियन मार्केट में, वो है ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट जो है आपका काफी इम्यून बूस्टिंग का काम करता है ड्रैगन फ्रूट। और कोरोना के टाइम में ड्रैगन फ्रूट का जो है वो डिमांड काफी बढ़ गया है और ड्रैगन फ्रूट की खेती की प्रचलन जो है इंडिया में काफी तेजी से बढ़ी है अभी। तो ड्रैगन फ्रूट जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये 3 तरह का होता है। ये आपका साइंटिफिक नेम है हाइलोसियरस अंडेटस। ये ज्यादातर कैलिफोर्निया, आपका हमारा जो फिर वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, इसमें इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। 3 तरह का पाया जाता है ड्रैगन फ्रूट। एक होता है जिसका छिलका लाल, अंदर गूदा भी इसका लाल होता है। एक होता है कि छिलका लाल और अंदर में व्हाइट, और एक होता है येलो छिलका होता है और अंदर में व्हाइट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो आप रेड वाला देख पा रहे हैं, रेड ड्रैगन फ्रूट, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि ये रेड वाला जो है इसकी मिठास बहुत अच्छी है और एरोमा और खाने में बहुत इसका स्वादिष्ट होता है। तो हमारे इंडियन कंज्यूमर को ये रेड वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ड्रैगन फ्रूट बहुत सारे गुण मान से भरपूर है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, खाने से क्या इम्यून सिस्टम तो बूस्ट होता ही है, साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं। और कोई भी किसान भाई इसकी खेती करके आराम से इसको अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और एग्री स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा ये क्रॉप है जो कि काफी अच्छा आमदनी दे सकता है। सर नेक्स्ट। जैसे देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि ड्रैगन फ्रूट के करने के लिए यू नीड टू हैव ए पोल। वो पोल में पौधा जो है वो क्रीपर की तरह उठ के ऊपर से झूल जाता है। सर नेक्स्ट। ये देख पा रहे हैं पिक्चर में इसकी ये फ्लावर है ड्रैगन फ्रूट की। इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट जब आप पौधा लगाते हैं तो 1 से 1.5 साल में इसकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाता है। इसमें 2 प्रकार के फूल आते हैं, मेल और फीमेल। मेल फ्लावर छोटा होता है, फीमेल फ्लावर बड़ा होता है। और इसका जो फूल है सिर्फ रात में आता है, रात में ब्लूम होता है और रात में फिर इसकी पॉलिनेशन होती है और अर्ली मॉर्निंग में देखिएगा जो फूल है वो मुरझा जाता है और फिर उसके बाद उसके फ्रूटिंग चालू हो जाती है। नेक्स्ट सर। ये देखिए, ये रात में ये फूल आता है, रात में पूरा बड़ा होगा, उसके बाद रात में इसका नॉकटर्नल जो बर्ड्स हैं, चाहे बैट है चाहे जो भी हो, उसमें रात में इसकी पॉलिनेशन होती है। तो रात में अगर लाइटिंग कर दी जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल जो ग्रोवर्स है रात में लाइटिंग कर देने से क्या कि ज्यादा पॉलिनेशन होगा, ज्यादा इंसेक्ट आएंगे तो, और यील्ड बहुत ज्यादा आता है। सर नेक्स्ट।
न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने चर्चा कर ली है, बाकी आप पीपीटी पे देख लीजिए कितनी कितनी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। सर नेक्स्ट। हेल्थ बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट सर। इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1 एकड़ में तकरीबन 1760 पौधा लगता है और 400 पोल की जरूरत पड़ती है ड्रैगन फ्रूट लगाने की। इसका जो डिस्टेंस होता है पोल टू पोल वो होता है आपका 8 फीट बाय 10 फुट के दूरी पे लगाया जाता है। 8 फीट प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो आपका 10 फीट। पोल कैसा होना चाहिए? पोल आपका 7.5 फीट का होना चाहिए। 2 फीट मिट्टी के लेवल में जाता है और मिट्टी से ऊपर 5.5 फीट का पोल का हाइट होना चाहिए। ऊपर से 6 mm का रॉड निकला होना चाहिए जिसके ऊपर में टायर का ट्रेलिस बनाया दिया जाता है जिससे कि प्लांट जो है ऊपर जाके नीचे झुक जाए। तो उस प्रकार से आप किसी भी महीने में ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन कर सकते हैं। एक पोल में 4 पौधा लगता है और पौधा ध्यान रखें कि वेल डेवलप्ड हो रूट उसका और तकरीबन 1 से 1.5 फीट का पौधा हो जिसको लगाने के बाद इसकी जो फ्रूटिंग पीरियड है वो मई से स्टार्ट होती है और अक्टूबर नवंबर तक इसका फ्रूट देता है। एक एक पोल जो है जिसमें 4 प्लांट लगा होता है, एक पोल आपको 10 से 15 किलो का उत्पादन देता है 2 से 3 साल बाद। तो मार्केट में इसका जो वैल्यू है तकरीबन 300 रुपया है, ऑर्गेनिक का 400-500 रुपए किलो है। तो एक पोल से 400 एक पोल से तकरीबन 10-15 किलो अगर उत्पादन लेते हैं और 300 रुपया अगर ही रेट पकड़ा जाए अगर ड्रैगन फ्रूट का तो 300 इंटू 10 किलो अगर पकड़े तो 3000 एक पोल से कमाया जा सकता है। और 400 पोल लगता है 1 एकड़ में, तो अगर 3000 रुपया एक पोल से कमाते हैं तो 400 पोल से तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर एग्रीप्रेन्योर अगर इसको ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है तो 10 से 12 लाख रुपया जो है एनुअली इनकम कर सकता है। उतनी क्षमता है ड्रैगन फ्रूट में। इसीलिए इसकी इकोनॉमिक्स को देखते हुए बहुत सारे एग्री स्टार्टअप जो है युवा आज ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़ रहे हैं। हमारे बिहार में एक सक्सेस स्टोरी है, ठाकुरगंज इलाके में। बिहार से बहुत सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं ड्रैगन फ्रूट की। पूर्णिया में है, ठाकुरगंज वाला इलाका जो है वहाँ पे ड्रैगन एक नागराज नखत जी हैं जो कि बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं और सालाना 10 से 12 लाख रुपया कमा रहे हैं। 4 से 5 साल पहले उन्होंने लगाया था। और गुजरात वाला जो इलाका है वहाँ भी ड्रैगन फ्रूट की काफी अच्छी खेती हो रही है। तेलंगाना है, वहाँ से बहुत कई डॉक्टर्स जो इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं ड्रैगन फ्रूट खेती से। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ड्रैगन फ्रूट की जो महत्व है उसके ऊपर में डिस्कस भी किया अपने मन की बात में। तो आने वाले दिन में ड्रैगन फ्रूट हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा हमारे फार्मर्स को और एग्री स्टार्टअप्स हैं उनको एक सुनहरा अवसर देने जा रहा है। कंज्यूमर्स भी आज ड्रैगन फ्रूट की डिमांड तो इतनी है, अगर डिमांड की बात करें कि अगर कंज्यूमर को पता लग जाए कि ड्रैगन फ्रूट कहाँ है फार्म, तो डायरेक्ट फार्म से ही खरीद लेते हैं जो फल जाके, तो मार्केट में बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरी बात मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक्जोटिक फ्रूट की डिमांड बढ़ी है, तो तीसरा जो सेक्टर है, पहला सेक्टर मैंने आपसे बात किया एग्री इनपुट का जिसमें अच्छा खासा कमाया जा सकता है। दूसरा है फार्मिंग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरा जो है कि ऑर्गेनिक उत्पाद को कंज्यूमर तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा है। फार्मर से लेके कंज्यूमर तक के जो उत्पाद पहुंचाने के जो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो लोग काफी पैसा बना लेते हैं। हमारे किसानों को कम पैसा मिलता है। तो अगर आज के डेट में बहुत ज्यादा देख रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप ग्रुप बना के, चाहे ऑर्गेनिक हाट स्टार्ट करके, बहुत युवा आज हर एक शहर में अपना ये स्टार्टअप कर रहे हैं ई कॉमर्स के माध्यम से कि ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी, फार्म टू फोक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा एक अवसर है आज हमारे युवा के पास कि अपना स्टार्टअप करके एक अच्छा खासा एक बिजनेस मॉडल तैयार करके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है और पैसा बना सकता है, जो कि दूसरों को नौकरी दे सके। नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, हम दूसरों को एम्प्लॉयमेंट का अवसर यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा जो हमारे पास जो इंडिया में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है फ्री इंटरप्राइजेस की, नॉट जॉब सीकर्स की नहीं है, जॉब प्रोवाइडर्स की है। हम एक छोटा सा अपना एक फ्री एंटरप्राइजेस सेटअप करके हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और ये पा सकते हैं। बाकी संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सर, इज इट ओके फॉर टुडे?
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा और बहुत ही डिटेल में और डेप्थ में हर बारीकी चीज को आपने कवर किया है, छोटी छोटी चीज को। एक्चुअली स्पारुलिना में मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन आज टाइम सर तो कम है। नेक्स्ट में सर, जी हाँ सर हाँ, नेक्स्ट में। एक मिनट में क्या ब्रीफ कर सकते हैं क्या, मतलब क्या कंडीशंस और ये उसका ये है, मतलब ब्रीफ पार्ट, मेन पार्ट उसको। स्पारुलिना सर इंडिया में एक ही जगह है, आई थिंक गुजरात या महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं स्पारुलिना। शायद सुन रहे थे कि कुछ लोग टैंक्स में करते हैं, हम लोग हाँ हाँ, जैसे टैंक में। बिहार में भी टैंक में कुछ लोग कर रहे हैं। तो इज इट हम्म। पॉसिबल टू कल्चर इन आवर सिटीज ऑल्सो? ये सर स्पारुलिना की खेती की जा सकती है, बशर्ते उसका आज के मार्केट में भी उसका वो डिमांड है। जितने आजकल जो हिमालय ड्रग्स हो चाहे जितने, उसका छोटे छोटे कैप्सूल बना के स्पारुलिना की मार्केटिंग हो रही, तो किया जा सकता है सर। लेकिन इसको पूरा इन डेप्थ में जाना पड़ेगा स्पारुलिना खेती के लिए। आर्टिफिशियल टैंक बना के हम लोग स्पारुलिना का कल्चर कर सकते हैं। तो सर मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम जब सेशन रखें ना, तो पूरा जी स्पारुलिना का इन डेप्थ में ओके सर। ओके 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 ओके, सर, थैंक यू। और थैंक कोई यू सर। हाँ ओके, क्वेश्चंस ले लीजिए, अगर मान लीजिए किन्हीं के पास है क्यूरी, क्या पीयूष अगर पूछ लीजिए। क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगा, अगर सपोज 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाए, आप बोले लगभग 70,000 पौधे होते हैं, तो उस करेंट मार्केट रेट में कितना इनकम आता है फार्मर्स को 1 एकड़ से? 1 एकड़ से 17,000 पौधा लगता है। तो अगर इसका हम 500 ग्राम ही अगर प्रोडक्शन पकड़े एक प्लांट से, तो तकरीबन 8 टन का प्रोडक्शन आता है। और मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी का जो रेट है होलसेल मार्केट, वो है 200 से लेकर 300 तक का। तो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए तक का कमाने का अवसर है किसानों के पास आज स्ट्रॉबेरी खेती करके 1 एकड़ से, और जो कि किसान कमा भी रहे हैं। हमारा औरंगाबाद एक जिला आप जानते होंगे बिहार का, गया के पास है। तो औरंगाबाद के कुछ किसान हैं, ब्रिज किशोर महतो जी हैं, और भी वहां के पूरा गांव ही जो अभी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है, जो कि पूरा गांव ही स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। औरंगाबाद का एक अम्बा कुटुंबा के पास है, तो जहां से आराम से किसान जो है कलकत्ता मार्केट करते हैं, 200 रुपया में बेचते हैं अपना फ्रूट, और आराम से 10 से 15 लाख रुपया कमा के, और वो एक सक्सेस स्टोरी है। और उनको बहुत सारा कृषि रत्न अवार्ड वगैरह भी बहुत कुछ मिला है। तो ये सच्चाई है कि स्ट्रॉबेरी से एक अच्छा खासा मुनाफा किसान लोग कमा रहे हैं नॉर्थ बंगाल में भी। तो सर 1 एकड़ में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 एकड़ में आपको मान के चलिए, अगर 17,000 पौधा है तो एक पौधे की कीमत पकड़ लीजिए कि 10 से 12 रुपया अगर आती है। 10 रुपये ही अगर पकड़े तो 17,000 पौधा तो 1,70,000 पौधे का हो गया। फिर उसमें मल्चिंग है, ड्रिप है, तो ड्रिप का अगर 30,000 पकड़े, मल्चिंग का पकड़िए 8 रोल लगता है, तो मल्चिंग का 1 रोल का कीमत है तकरीबन 2,000 रुपया। तो मिला जुला के 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाता है किसान को। अच्छा, तो फिर भी किसान को 9 से 10 लाख का नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट है, जो कि अच्छा खासा है सर। ओके, ठीक है सर, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, समय की कमी है, 2 स्पीकर और हैं, पर डिटेल में थैंक यू सर। हम लोग फिर से एक सेशन जरूर रखेंगे। कोशिश करेंगे किसान लोग भी जुड़े अगर लोकल, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट कमिंग सेशन सर हम लोग का डॉट क्लास का है, अगर तो अगले नेक्स्ट वीक अगर फ्री हैं तो 9 से 11 के बीच में कभी भी, बस उसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों को हम लोग क्यूरी ही डिस्कस करेंगे। तो अगर फ्री रहेंगे तो आप मोस्ट वेलकम है, आइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।